है शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लैन सिचैन को लान वांगजी को बुलाने के लिए लान सेक्ट में सबने भेज दिया था और बाकी सारे कल्टीवेटर्स अपने अपने टेंट में जाकर रेस्ट कर रहे थे। वही दूसरी तरफ लैन क्लैन में लैन सिचैन बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनका ब्रदर उनके साथ कोई तो कांटेक्ट कर ले। उन्होंने बटरफ्लाई मैसेज भी भेजे थे और वो लगातार जिंगशी का डोर भी नॉक कर रहे थे, पर अंदर से लान वांगजी का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। लैन सिचैन बहुत कोशिश कर रहे थे लान वांगजी को बाहर की सिचुएशन समझाने की, पर लान वांगजी पता नहीं उन तक लैन सिचैन की आवाज़ जा भी पा रही थी या नहीं, और लैन सिचैन के बटरफ्लाई मैसेज उनका भी कोई रिप्लाई लान वांगजी नहीं दे रहा था। लैन सिचैन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे क्योंकि ऑब्वियसली उन पर भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का प्रेशर था कि लान वांगजी इस बैटल में आना ही चाहिए। नी मिंजू ने लैन सिचैन से निकलते हुए ही कहा था कि उन्हें लान वांगजी को किसी भी हाल में इस बैटलफील्ड में लाना ही होगा, क्योंकि अब सिर्फ लान वांगजी ही एक ऐसा पर्सन है जिसके पास हो सकता है कि कोई होप हो जिससे वो सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सके। नी मिंजू ने लान वांगजी को लाने के लिए फोर्स इसलिए भी किया था क्योंकि सब ने विंग को देखा था और उसने वांगजी को कोई पावर दी थी, ये सब ने महसूस किया था। इनफैक्ट विंग की मौत के बाद फिर सिर्फ वांगजी ऐसा था जिसके आसपास कोई चेंजेस हुए थे। इसीलिए नी मिंजू को लगता था कि लान वांगजी के पास जरूर विंग की कोई पावर्स हैं जिससे वो वेन चाओ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने लान वांगजी को बुलाने में इतना ज़्यादा फोर्स किया था लैन क्लैन को, और उन्होंने ये बात रात में सबके पास रखी भी थी कि हो सकता है विंग ने वांगजी को कोई पावर्स दी हो जिससे वो इस बैटल को भी लड़ सके। क्योंकि जियांग फैंगमियान की इस बात से नी मिंजू भी खुद कन्विंस थे कि वी वुशियान ने बीचेन और सुबियान दोनों के ही लिए वांगजी को चुना। मतलब वांगजी का स्पिरिचुअल वेपन तो खुद बीचेन है, पर विंग ने अपना स्पिरिचुअल वेपन सुबियान तक वांगजी के हाथ में दिया। इसीलिए सब कहीं ना कहीं वांगजी पर अब डिपेंड हो चुके थे। दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका था, पर किसी के पास भी कोई होप नहीं थी क्योंकि लैन सिचैन अभी तक आए ही नहीं थे। लैन चिंगेजुन, लैन कुरैन और लैन ई ने भी लैन सिचैन को बहुत बार बटरफ्लाई मैसेज करके वहाँ की सिचुएशन को जानने की कोशिश की थी, पर लैन सिचैन के एंड से कोई भी जवाब नहीं आया था, जिससे अब हर कोई थोड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि थोड़ी ही देर बाद फिर से बैटल स्टार्ट होने वाली थी। और ऑब्वियसली सारे प्योर कल्टीवेटर अभी भी खुद को बहुत वीक फील कर रहे थे। ऑब्वियसली वो कल की वॉर से अभी भी इतने अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हो रहे थे, इसीलिए अब उन्हें स्ट्रेस बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद बैटल फिर से स्टार्ट हो गई और आज भी बैटलफील्ड का नज़ारा कल की ही तरह था। पूरे बैटलफील्ड में क्रिएचर और बर्ड्स घूम रहे थे और सारे प्योर कल्टीवेटर अपने अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे थे सारे डार्क एनर्जी को ख़त्म करने में और उन क्रिएचर्स को मारने में, पर उनसे ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा था। इनफैक्ट कल तो भी वो इन क्रिएचर्स को मार पा रहे थे, पर आज तो ये क्रिएचर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे और उन्हीं लोगों पर अटैक कर रहे थे। वक्त बीत रहा था, पर लैन सिचैन का अभी भी उस बैटलफील्ड में कोई भी नामो निशान नहीं था, जिससे हर कोई अब निराश हो रहा था और फिर भी अपने अपने एंड से हर कोई उन क्रिएचर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। सब अब लगभग हारने में आए थे। तभी उस बैटलफील्ड में दो पर्सन ने एंटर किया। वो कोई और नहीं लैन सिचैन और लान वांगजी था। जैसे ही सारे प्योर कल्टीवेटर की नज़र उन दोनों भाइयों पे गई, हर कोई थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। हर किसी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी लान वांगजी को देखकर। वही दूसरी तरफ वेन चाओ, वो तो लान वांगजी को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और वो एक जैसे सिर्फ लान वांगजी को ही घूर रहा था, क्योंकि लान वांगजी पहले से भी कई ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। उसके वाइट रोब्स, वो फोरहेड रिबन और वही स्ट्रॉन्ग और कोल्ड ऑरा सच में लान वांगजी को एक अलग ही लुक देता था, जिससे एक पल के लिए वेन चाओ भी वांगजी की खूबसूरती में पूरी तरीके से मेस्मराइज हो चुका था। वही जैसे ही वेन चाओ अपनी जगह से खड़ा हुआ, वैसे ही सुशे ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही सुशे ने वेन चाओ की नज़रों को फॉलो किया, उसकी नज़र भी वांगजी पर गई। ऑब्वियसली वांगजी की ब्यूटी को देखकर सुशे जेलस फील कर रहा था, क्योंकि
वेंचाओ उसका प्यार था और उसने उसके प्यार के लिए न जाने क्या क्या किया था। फिर भी वेंचाओ वांग जी के आते ही उसी की तरफ देखने लगा। इस बात से ऑब्वियसली सुशे तो गुस्सा होगा ही ना। उसने वेंचाओ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वेंचाओ को आवाज लगाई, मास्टर। पर वेंचाओ उसका कोई ध्यान नहीं था, वो सिर्फ वांग जी को ही घूर रहा था। सुशे ने इस बार थोड़ा लाउड टोन में कहा, मास्टर। अब जाकर कहीं वेंचाओ का ध्यान वांग जी से हटकर सुशे की तरफ आया। वेंचाओ ने तुरंत सुशे की आईज में देखा। ऑब्वियसली उसकी आईज में थोड़ा गुस्सा था जो वेंचाओ समझ गया और उसने तुरंत सुशे को हक करते हुए कहा, डोंट वरी माय ओमेगा, गुस्सा मत करो, मैं उसे तुम्हारी जगह कभी नहीं दूंगा, तुम तो मेरे प्यार हो। इतना बोलकर वेंचाओ सुशे से मीठी मीठी बातें करने लगा ताकि वो सुशे को फुसला सके। थोड़ी ही देर बाद ये पैतरा सुशे पर काम भी करने लगा। वही दूसरी तरफ वांग जी बैटलफील्ड में उतर चुका था और लैन सिचन भी। जैसे ही वांग जी उस बैटलफील्ड में उतरा था, हर किसी को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा वांग जी के आसपास महसूस हुआ। ऑब्वियसली वांग जी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, पर इस बार वांग जी का ऑरा सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वांग जी एक डोमिनेटेड ओमेगा था, पर इस बार वांग जी के तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी जिसे हर कल्टीवेटर फील कर पा रहा था। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पहले सिर्फ विंग से ही महसूस होती थी। अचानक वांग जी में इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे आई ये किसी को भी नहीं पता था, पर फिर भी सब लोग खुश थे कि अब उनके पास भी एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और हो सकता है वो कल्टीवेटर ही उन्हें इस बैटल में जिता भी दे। वांग जी बैटलफील्ड में उतरा और उसने अपने बीचेन को सील किया। ऑब्वियसली वो बीचेन पर फ्लाई करके आया था, तो उसने अपने बीचेन को सील किया और उसे अपने मैजिकल पाउच में रख के उसने उस मैजिकल पाउच से गुचिंग को बाहर निकाला और वो गुचिंग से सारे डार्क फिगर्स पर अटैक करने लगा। वांग जी ने सिचन की तरफ देखा और एक नोट किया। सिचन तुरंत वांग जी का इशारा समझ गए और उन्होंने अपनी फ्लूट को, मतलब सिचन के स्पिरिचुअल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिपिंग फ्लूट को बाहर निकाला और वो उस फ्लूट को प्ले करने लगे। तुरंत लैन चिंगेजुन और लैन कुरैन ने भी अपनी अपनी फ्लूट और अपने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाला और वो भी वांग जी के साथ ही प्ले करने लगे। लैनी भी वही कर रही थी। सिर्फ लैन क्लैन और वी वुशियान ही ऐसे थे जिन्हें ये म्यूजिकल कल्टीवेशन आती थी। बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी को भी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं आती थी, इसलिए हर कोई बस अपनी सॉर्ट और स्पिरिचुअल वेपन से ही लड़ रहा था। पर वही उस म्यूजिक का अच्छा खासा इफेक्ट उन डार्क फिगर्स पर पड़ रहा था। वांग जी कुछ अलग ही धुन बजा रहा था जिससे सारे डार्क फिगर कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे थे। वही उस धुन से सारे प्योर कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, जिससे सारे प्योर कल्टीवेटर और भी ज्यादा हिम्मत से और ताकत से सब पर वार कर रहे थे और वो डार्क फिगर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। जैसे ही वेंचाओ ने ये देखा वो थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि ये डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिससे उसने इन सारे क्रिएचर को बनाया था और अचानक ये क्रिएचर इतने कमजोर कैसे होने लगे। यही सोचते हुए वेंचाओ अपनी और भी एनर्जी उन क्रिएचर्स में डालने लगा ताकि वो क्रिएचर और भी ज्यादा स्ट्रांगली अटैक कर पाए। पर वांग जी उसकी गुचिन की धुन से सारे क्रिएचर कमजोर ही पड़ रहे थे। वांग जी ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी और वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहा था और गुचिन को प्ले कर रहा था। उस गुचिंग से एक बहुत स्मूथ और कामिंग मेलोडी निकल रही थी जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में गूंज रही थी। साथ ही लैन सिचैन, लैन कुरैन, लैन चिंगेजुन और लैनी जो प्ले कर रहे थे उससे भी बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था। पर वो म्यूजिक जितना ब्यूटीफुल था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था और उसका इफेक्ट थोड़ी ही देर बाद दिखने भी लगा था। वेंचाओ तुरंत अपनी जगह से उठ गया क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि उसे वांग जी को रोकना होगा, वरना वांग जी पूरे डार्क एनर्जी को ऐसे ही कमजोर करता जाएगा और अगर डार्क एनर्जी कमजोर होगी तो वेंचाओ भी एज ऑब्वियस कमजोर होगा। इसीलिए वो अपनी जगह से उठ गया और उसने वांग जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया। पर वांग जी वो अपनी आंखों को बंद कर चुका था और उसके हाथ उस गुचिंग पर बहुत ग्रेसफुली मूव कर रहे थे। उसकी फिंगर मूवमेंट्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और ये सच में एक ब्यूटीफुल नजारा था क्योंकि वांग जी
हवा में फ्लो कर रहा था। वो टोटली हांग वांगजुन या यूं कहा जाए लाइट बियरिंग लॉर्ड हांग वांगजुन के पोजीशन में आ चुका था। एक ऐसा नज़ारा जो बहुत ब्यूटीफुल था, जिसे देखकर हर कोई मेस्मराइज हो रहा था, क्योंकि वांगजी के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी फिंगर्स उस गुचिंग पर मूव कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी और फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल काम थे, पर उसका फेस उतना ही कोल्ड भी था। मतलब उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसके वाइट रोब्स और वो ब्यूटीफुल फोरहेड रिबन, सच में वांगजी एक म्यूजिकल गॉड लग रहा था उस रूप में। वेंचाओ वांगजी पर वार करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी बीच में नी हुसैन और नी मिंजू आ गए और वो वेंचाओ से लड़ने लगे। पर वेंचाओ उसने तुरंत ही नी मिंजू और लैन हुसैन पर वार किया और वो दोनों भी पीछे जाकर गिर गए। वेंचाओ खुद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था, इसीलिए वो भी अब हांग वांगजुन का ये म्यूज़िक रोकना चाहता था, क्योंकि ये म्यूज़िक उस पर भी इफ़ेक्ट कर ही रहा था। वेंचाओ ने अपनी सॉर्ड को लिया और उसने उस सॉर्ड को अपनी पूरी पावर से वांगजी की तरफ फेंका, पर वो पूरी तरीके से अगले ही पल शॉक हो गया। इनफैक्ट वही नहीं, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड 2 पल के लिए रुक गया था और हर कोई शॉकिंगली उस नज़ारे को ही देख रहा था। लान वांगजी जो हवा में था और अपनी आंखें बंद करके वो म्यूजिक प्ले कर रहा था, जैसे ही वेंचाओ ने उसकी तरफ अपनी स्पिरिचुअल सॉर्ड फेंकी थी, अचानक वांगजी के आसपास एक रेड कलर का स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट हो चुका था। ये बैरियर कैसे क्रिएट हुआ ये किसी को भी समझ में नहीं आया, पर वो सॉर्ड जो वेंचाओ की थी वो तुरंत ही उस बैरियर से लगकर नीचे की तरफ गिर गई और उस बैरियर में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होने लगी। मतलब वो पूरा बैरियर बहुत ज़्यादा चमकने लगा रेड कलर में। वेंचाओ ने सुशे की तरफ देखा, सुशे ने एक नोट किया और उन दोनों ने भी अब डार्क एनर्जी से वांगजी पर वार करना स्टार्ट किया। पर वांगजी, उसका कोई भी ध्यान नहीं था, वो बस अपनी म्यूजिक को प्ले कर रहा था और वो स्ट्रॉन्ग बैरियर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। वो सारी ब्लैक एनर्जी को पता नहीं कैसे पर अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा था और वो और भी ज़्यादा रेड कलर में शाइन हो रहा था। हर कोई शॉक था। वेंचाओ ने सबको रोक दिया था और सारी डार्क एनर्जी को बस वांगजी की तरफ ही यूज कर रहा था। मतलब वो सारे क्रिएचर्स जितने भी थे अब वो सिर्फ हांग वांगजुन पर ही वार कर रहे थे, पर वांगजी उस पर इन सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जैसे वांगजी को शायद समझ में भी नहीं आ रहा था कि उस पर अटैक हो रहा है। वो तो बस अपनी आंखें बंद किए वो उस म्यूजिक को प्ले कर रहा था और वो बैरियर जैसे जैसे उस पर अटैक हो रहा था वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली रेड कलर में शाइन कर रहा था और उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। वेंचाओ अपनी पावर्स का यूज कर रहा था पर वो बैरियर वो सारी पावर्स एब्जॉर्व कर रहा था। हर कोई ये नज़ारा देखकर शॉक था, खासकर वेंचाओ और सुशे। उन दोनों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर आई कैसे। सारे प्योर कल्टीवेटर जब डार्क एनर्जी के सामने हार मान रहे हैं तो सिर्फ वांगजी के पास, इनफैक्ट सिर्फ लान वांगजी के पास ऐसी पावर्स कहाँ से आई जो डार्क एनर्जी को ना सिर्फ कमजोर कर रही है बल्कि वो डार्क एनर्जी को कंज्यूम भी कर रही है। सुशे और वेंचाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने कभी भी ऐसी पावर्स के बारे में सुना ही नहीं था। सुशे अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, ऑब्वियसली वो वेंचाओ जितना स्ट्रॉन्ग डार्क कल्टीवेटर नहीं था, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था और उसने अपने नीज पर आकर ब्लड काउच किया क्योंकि वो तो थक चुका था और वो वीक भी हो चुका था। जैसे ही वेंचाओ ने सुशे की ये हालत देखी उसने तुरंत वांगजी की तरफ देखा। कुछ देर वो रुक गया, उसने वांगजी पर कोई भी अटैक नहीं किया और बाद में अचानक वेंचाओ के चेहरे पर एक घटिया और क्रीपी स्माइल आ गई। वेंचाओ ने उन सारे क्रिएचर को रोका जो अब तक वांगजी पर वार कर रहे थे और उन सबको कुछ ऑर्डर दिया। हर किसी का ध्यान वांगजी की तरफ था, इसीलिए किसी ने भी वेंचाओ की तरफ नहीं देखा। वेंचाओ के क्रिएचर अचानक पूरे प्योर कल्टीवेटर्स की तरफ चले गए और उन्होंने एक एक करके प्योर कल्टीवेटर को कैद करना स्टार्ट कर दिया। खासकर लैन सिचैन, लैन हुसैन, लैन कुरैन, लैन चिंगेजुन और लैनी, इन सबको वेंचाओ ने सबसे पहले कैद किया और ऑब्वियसली इन कल्टीवेटर्स का ध्यान नहीं था, इसलिए वो आसानी से वेंचाओ के जाल में फंस भी गए। वेंचाओ ने उन सारे क्रिएचर्स को ऑर्डर दिया कि
वो सारे लैंस को पकड़ के वांग जी के सामने लेके आए। उन सारे क्रिएचर्स ने भी वैसा ही किया और वो तुरंत ही सारी लैन फैमिली को वांग जी के सामने लेकर आकर खड़े कर दिया। उन सारे क्रिएचर्स ने पूरी लैन फैमिली को उनके नीज के बल बैठा दिया था। वेंचाओ ने लान वांग जी की तरफ देखा और एक क्रीपी स्माइल से कहा, अब कैसे बचोगे लान वांग जी? इतना बोलकर वेंचाओ ने एक इवल स्माइल की और उसने लान वांग जी को बहुत जोर से पुकारा, जिससे लान वांग जी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और उसने तुरंत अपनी आंखों को खोलकर वेंचाओ की तरफ देखा। पर वेंचाओ से पहले उसका ध्यान उसकी फैमिली पे गया, जो वेंचाओ के सामने नीज के पल बैठी हुई थी। उसकी मदर, फादर, अंकल, ब्रदर इन लॉ सब उसके सामने नी डाउन होके बैठे हुए थे और सबको क्रिएचर्स ने पकड़ के रखा था। वेंचाओ ने एक क्रीपी स्माइल के साथ कहा, लान वांग जी, अभी के अभी म्यूजिक बचाना बंद करो और तुरंत नीचे आओ, वरना तुम्हारी फैमिली को यही मार दूंगा। वांग जी ने तुरंत अपने हाथों को रोक दिया। उसने अपनी गुचिन को उसी मैजिकल पाउच में रखा और उसने अपने बीचेन को बाहर निकालकर वो नीचे जमीन पर आ गया। अब उसके आसपास कोई भी बैरियर नहीं था। वेंचाओ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने सुशे की तरफ देखा, जो अब खड़ा हो चुका था और उसकी हालत भी अब पहले से बेटर थी। वेंचाओ ने सुशे की तरफ इशारा किया और सुशे ने तुरंत ही वांग जी पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक किया, पर वांग जी तो खड़ा था। उसने म्यूजिक बजाना बंद भी कर दिया था। उसके हाथ में बीचेन थी जो अभी भी सील्ड थी, पर फिर भी सुशे ने जैसे ही वांग जी पर वार किया, उस वार से बचने के लिए वांग जी ने तो 1 इंच भी नहीं हिला, पर तुरंत उसके आसपास वही रेड स्ट्रॉन्ग बैरियर फिर से क्रिएट हो गया और सुशे का वार फिर से खाली चला गया। इसे देखकर पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड, वेंचाओ और सुशे भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि कोई पावर थी जो वांग जी को प्रोटेक्ट कर रही थी। वांग जी खुद भी थोड़ा शॉक था, क्योंकि उसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। हाँ, उसने विंग की मौत के बाद बहुत ज्यादा कल्टीवेशन प्रैक्टिस की थी और वो खुद बहुत स्ट्रांग बन चुका था। वो जानता था कि जरूर विंग ने उसके अंदर कोई ना कोई पावर्स इंसर्ट की है, जिसे वो इतने दिनों से, मतलब 2 साल से लगभग कल्टीवेट करता आया है, पर उसे उन सारी पावर्स का अभी भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसने उन पावर्स को कल्टीवेट तो किया था पर किसी पर भी यूज नहीं किया था। ऊपर से उस पावर के बारे में बताने के लिए उसे कोई भी नहीं था। एक विंग ही था और वो मर चुका था। वांग जी को जानना भी नहीं था कि उसके पास क्या पावर्स थी क्या नहीं थी, क्योंकि उसे बाद में कभी भी किसी बैटल में उतरने का मन ही नहीं था, क्योंकि विंग मर गया तो उसने सोच लिया था कि अब वो पूरी तरीके से दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ देगा। इसलिए तो वो 2 साल तक जिंगशी में बंद था। पर ये तो कल रात को उसके भाई ने बहुत ज्यादा फोर्स यूज किया था। इनफैक्ट लैन सिचैन ने जिंगशी के डोर को तोड़ने के लिए अपनी पावर्स को यूज किया था, जिस वजह से वांग जी को मजबूरी में बाहर आना पड़ा था, वरना वो तो आज भी आने नहीं वाला था। बाद में लैन सिचैन ने वांग जी को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की थी और बाद में वांग जी आने के लिए कहीं माना था। जब लैन सिचैन ने उसे बहुत फोर्स किया था, तब जाकर वांग जी आज यहाँ लड़ने के लिए आया था। वेंचाओ ने वांग जी की तरफ देखा और अपनी गुस्से भरी टोन में कहा, तुरंत इस शील्ड को तोड़ो, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दूंगा। इतना बोलकर वेंचाओ ने उन क्रिएचर्स की तरफ देखा जो लैन फैमिली को थोड़ा ज्यादा फोर्स कर रहे थे, मतलब उन्हें अटैक कर रहे थे। वांग जी ने तुरंत अपने कदम को आगे बढ़ाया और अपनी थोड़ी एंग्री ट्यून में कहा, नहीं ऐसा मत करो। वांग जी को बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ऑब्वियसली वो बंदा 2 साल से अपने मुंह पे साइलेंसिंग स्पेल लगा के बैठा था, मतलब उसने यूज नहीं किया था, पर वैसा ही ना वो साइलेंट था, किसी से भी उसने बात नहीं की थी, तो ऑब्वियसली उसके मुंह से वर्ड निकलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने फिर से अपनी आवाज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ऐसा मत करो, मेरी फैमिली को छोड़ो। वेंचाओ ने एक स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो फिर इस शील्ड को तोड़ो। वांग जी ने वेंचाओ से कहा, मैं इस शील्ड को तोड़ नहीं सकता। वेंचाओ ने थोड़ा कंफ्यूजिंगली वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? तब वांग जी ने कहा, नहीं, मैं सच में इस शील्ड को नहीं तोड़ सकता। ये शील्ड मेरे ऑर्डर पर वर्क नहीं कर रही और ना ही मैंने इसे बनाया है। मैं नहीं जानता कि ये कैसे वर्क कर रही है। वेंचाओ ने इवल स्माइल से वांग जी की तरफ देखा और कहा, शायद तुम्हें तुम्हारी फैमिली से सच में प्यार नहीं है। इतना बोलकर वेंचाओ ने फिर से
डार्क स्पिरिट्स को ऑर्डर दिया और वो स्पिरिट्स वांगजी के ब्रदर पर मतलब लैन सिचैन पर अटैक करने लगी। वांगजी तुरंत 2 कदम फिर से आगे आया और उसने कहा, नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मेरे भाई को छोड़ो। तब वेंचाओ ने कहा, तो फिर उस शील्ड को तोड़ो। वांगजी अब थोड़ा डर चुका था और उसने कहा, ठीक है, मैं बस कोशिश करता हूँ। तब वेंचाओ ने कहा, कोशिश नहीं, तोड़ो उस शील्ड को। वांगजी ने नोट किया और वो अपनी पावर से उस शील्ड को तोड़ने लगा, पर अब तो वो शील्ड विजिबल ही नहीं हो रही थी। तो वांगजी को लगा कि वो शील्ड टूट गई है, इसलिए उसने वेंचाओ की तरफ देखा और नोट किया। लैन सिचैन और बाकी सारे लैंस चिल्ला रहे थे वांगजी को ऐसा ना करने के लिए, क्योंकि वो शील्ड वांगजी को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रही थी। वेंचाओ ने जैसे ही देखा कि वांगजी ने नोट किया है, उसे लगा कि वो शील्ड टूट गई, इसलिए उसने तुरंत सुशे की तरफ देखा और उसने भी सुशे की तरफ एक इशारा किया। सुशे ने तुरंत अपनी हाथों को आगे किया और उसमें से बहुत सारा ब्लैक स्मोक फिर से वांगजी की तरफ फेंका, जिससे वांगजी अपनी ही जगह खड़ा था और वो उस ब्लैक स्मोक को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। पर फिर से वो शील्ड अपीयर हो गई और उसने फिर से उस ब्लैक एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर दिया। ये देखकर हर कोई शॉक हो चुका था। वेंचाओ ने चिल्लाते हुए कहा, लॉर्ड वांगजी, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने मुझे वी वुशियान समझ के रखा है जो तुम्हारी बातों में आ जाए? तब वांगजी ने तुरंत वेंचाओ की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोशिश की। ये शील्ड मेरे ऑर्डर नहीं मान रही है। ये शील्ड अपने आप अपीयर हो रही है। वांगजी को सच में बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके गले से आवाज भी बहुत मुश्किल से ही निकल रही थी। ऊपर से वो शब्दों के साथ पहले से ही अच्छा नहीं था, ऊपर से अब उसे एक्सप्लेन करना आ रहा था जो उसे बिल्कुल भी करना नहीं आता था। वांगजी को किसी के भी सामने खुद की फीलिंग्स को या खुद को एक्सप्लेन करना नहीं आता था और आज भी यही प्रॉब्लम उसके साथ हो रही थी। वो वेंचाओ को ये समझा ही नहीं पा रहा था कि ये शील्ड उसके हिसाब से या उसके ऑर्डर से वर्क नहीं कर रही, ये शील्ड अपने आप अपीयर हो रही है। वेंचाओ अब गुस्सा हो गया था। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। क्या लगता है सबको, कैसे आ गई वो शील्ड और क्या होगा अब वांगजी के साथ? क्या सच में वांगजी तोड़ पाएगा उस शील्ड को और वेंचाओ क्या करेगा सबके साथ? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे कमेंट्स थ्रू जरूर बताना। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।